मैं आपको पुनः कक्षा 12 की वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित राष्ट्र के स्वरूप का वाचन एवं व्याख्यान बताऊंगी। बच्चों, हम लोग कुछ और शरण जी के बारे में, अग्रवाल जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो ये निबंध इन्होंने लिखा है राष्ट्र का स्वरूप, इनके पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया। मतलब कि ये निबंध का जो, हम इसको निबंध भी कह सकते हैं राष्ट्र का स्वरूप, लेकिन ये जो पृथ्वी पुत्र इन्होंने एक निबंध लिखा है उसका ही यह छोटा सा अंश है। इस निबंध में लेखक ने यह बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बना है। यह चर्चा मैंने आपको पहले भी कर दी है कि पृथ्वी, जन और संस्कृति। पृथ्वी को माता के रूप में मानना और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। यह बात अग्रवाल जी ने बताया है। इसके साथ साथ संस्कृति के विषय में भी लेखक ने मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। लेखक के अनुसार हृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उसे आनंदित हो उठता है। मतलब हम जो संस्कृति अपनाते हैं वह अपने हृदय से अपनाते हैं और उसी से हम आह्लादित होते हैं, आनंदित होते हैं। तो बच्चों, अब हम अपने मूल बिंदु आएंगे राष्ट्र का स्वरूप। हमने भूमि और जन के बारे में पूर्व चर्चा कर दिया था बच्चों आपको। अब आप पुस्तक रखेंगे और संस्कृति के बारे में जानकारी लेंगे। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। मतलब कि युगों युगों से जो सभ्यता हमने सीखी वही हमारी श्वास और प्रश्वास है, यानी हम उसी के द्वारा जीवित रहते हैं। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कमबंध मात्र है, यानी बिना संस्कृत की हमारी कल्पना करना कमबंध मात्र। आप देखेंगे कि संस्कृति यानी कि सभ्यता के होने से ही हम एक जानवरों से भिन्न हो जाते हैं। और मनुष्य में ही देखिए, जो सभ्यता विहीन मनुष्य हैं उनसे कोई प्रेम नहीं करता, उनको समाज में वह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र के अभ्युदय यानी कि राष्ट्र की प्रगति में जन और भूमि के साथ साथ संस्कृति का रहना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति के विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से, यानी कि भूमि और जन को यदि संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। जीवन के विकट का पुष्प संस्कृत है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ से ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। ज्ञान और कर्म, यदि हमारे पास ज्ञान है, अथाह ज्ञान है, लेकिन हमारे पास सभ्यता नहीं है तो उस ज्ञान का हम सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग करेंगे। जैसे इतिहास साक्षी है कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था परंतु उसके पास सभ्यता नहीं थी, जिससे उन्होंने माता सीता का हरण किया और विनाश का कारण बना। तो बच्चों, इस प्रकार हमारे अंदर संस्कृति का होना बहुत ही आवश्यक है। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं। जो व्यक्ति होते हैं अपनी अपनी भावना के अनुसार उनकी अपनी अपनी संस्कृति होती है। आप यहीं देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी रहते हैं, लेकिन सभी की अपनी संस्कृति होती है, अपनी सभ्यता होती है। वह अपनी संस्कृति का पालन करके ही आगे बढ़ते हैं। परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। लेकिन फिर भी सभी धर्म हमें यही सिखाते हैं कि हमें दया करना चाहिए, हमें पाप नहीं करनी चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, वह चाहे
हिंदू धर्म हो या मुस्लिम या सिख या ईसाई, सभी हमें सद्मार्ग पर सत्कर्म करने को ही प्रेरित करते हैं। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। जैसे विभिन्न जल से परिपूर्ण नदियां जो होती हैं वह पहाड़ से निकलती हैं और जगह जगह जाती हुई फिर वह समुद्र में ही विलीन होती हैं, इसी प्रकार हम विभिन्न धर्म जाति सभी के होते हुए भी हमारी जो संस्कृति है वह कहीं न कहीं एक रूप हो जाती है। राष्ट्रीय संस्कृति के समन्वय प्राप्त करती है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है, यानी कि समन्वय, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, वही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। कि साहित्य हमारा लेखन जो होता है, कला या नृत्य, जैसे कि अलग अलग जगहों के अलग अलग गीत होते हैं, अलग अलग नृत्य होते हैं। आप जानेंगे कि कथकली केरल का है, तो आप जानेंगे कि जो आपका डांडिया है वह गुजरात का है, जगह जगह, लेकिन फिर भी वह हर चीज़ें हर जगह अपनाई जाती हैं। मानसिक भाव को प्रकट करती है। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इस विविध रूपों में साकार होता है। यह विविध रूपों में हमारा जो है वही हमारा एक रूप हो करके हमारे अंतरात्मा को आनंदित करता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता होती है। यद्यपि हम बाहरी रूप से देखें तो सबकी जो भी सभ्यता होती है, जो भी उनके रहन सहन बोलचाल होते हैं, अलग दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी वह सब एक होते हैं, वह सभी हमें आनंद प्रदान करते हैं, सबका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। जो व्यक्ति सहृदय यानी सरल स्वभाव का है वह प्रत्येक के संस्कृति के जो आनंद पक्ष है उसको स्वीकार करता है और उसके आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना की विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। यदि इस प्रकार की भावना हमारी होती है, हम सभी जगह अपने आप को प्रसन्नचित्त रखते हैं, खुश रखते हैं, तो वास्तव में यह राष्ट्र के स्वरूप के लिए बहुत ही अच्छा होगा। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृत का अंतिम भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल और उस सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म, मतलब गांव और जंगलों में जो लोग रहते हैं वह स्वच्छंद रूप से जो उनके लोकगीत बच्चों ध्यान देंगे, लोकगीत यानी कि लोगों के द्वारा गाया हुआ गीत, जो क्या है कि हमारे जो हम एक निश्चित क्षेत्र पे हैं और वहीं हम वो गीत गा रहे हैं, वह गीत वहीं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये हमारे मन को बहुत ही आनंदित करती है और लोगों के द्वारा ही प्रत्येक उत्सवों में, प्रत्येक समारोहों में एक लोकगीत गाया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे जो हमारे संस्कार हैं, यदि हमारे मुंडन संस्कार हैं या हमारे उपनयन संस्कार है या हमारा विद्यारंभ संस्कार है, जो भी संस्कार है सबसे, या फिर हम विवाह संस्कार जो भी है, सब में हमारे कुछ न कुछ लोकगीत होते हैं, उनके गीत होते हैं जो सभी जगह अलग अलग गाए जाते हैं, लेकिन सबके भाव कुल मिला करके एक ही होते हैं। इस प्रकार हम अनेकता में एकता को देखते हैं। पूर्वजों ने रचित और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं
और उसके तेज को अपने भावी जीवन के साक्षात देखना चाहते हैं। हमारे पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो भी कुछ किया है, उस पराक्रम किया है, मतलब कि जो भी आपको पता है कि बहुत समय पहले से ही वह समय था जब पुष्पक विमान चलता था और वह पुष्प कभी मुरझाता नहीं था, तो उस समय भी आप यह मान सकते हैं कि विज्ञान हमसे कम नहीं था। तो सभी लोगों ने, जो पूर्वजों ने हमारे जो कुछ पराक्रम किया है, जो कुछ किया है, उसे हमको मानना चाहिए। जहाँ अपने भावी जीवन में साक्षात देखना, और हमें उसका भावी जीवन में साक्षात देखना चाहिए। मानना है कि व्यक्ति अपने पूर्वजों से ही सीखता है। तो आज हम देखेंगे कि तब पुष्पक विमान थे, तो वर्तमान समय में हवाई जहाज विकसित हुआ है। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान है के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान के जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान की पुष्टि करने के उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। जहाँ हम सभी सोचकर समझकर अपने राष्ट्र की उन्नति के बारे में सोचते हैं, और इस प्रकार यदि हम अपने विचार रखते हैं तो हम अपने राष्ट्र का स्वागत करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से इस गद्यांश का व्याख्यान हमने समाप्त किया, और पाठ का भी मैंने पाठ को भी समाप्त किया। इस व्याख्यान के अंतर्गत जो आप साहित्यिक सौंदर्य उसमें लिख सकते हैं कि भाषा सरल, सुबोध एवं खड़ी बोली है, और गवेषणात्मक शैली, विचारात्मक शैली एवं व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अतः बच्चों, अब यह पाठ समाप्त हुआ। गृह कार्य के रूप में आप गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है उसको आप पूर्ण करेंगे, चूँकि मैंने पाठ को आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। धन्यवाद।